दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए अध्याय में। सोशियोलॉजी का 7वां अध्याय है सामाजिक समस्याओं का। यानी कि हम इस वाले अध्याय में जानेंगे हमारे समाज के अंदर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनसे हमारा समाज छिन्न विच्छिन्न होता है या विभिन्न श्रेणियों के अंदर उसे विभक्त कर दिया जाता है, या ऐसी समस्याएं जिससे हमारे समाज के ऊपर एक तरीके का कलंक लगता है, लांछन लगता है, और जिससे हमारी जो एकता है वह कहीं ना कहीं विखंडित होती है। तो ये सामाजिक समस्याएं कई रूपों में हो सकती हैं। क्षेत्र विशेष की समस्याएं हो सकती हैं, प्रांत विशेष की समस्या हो सकती है, ठीक है, किसी समाज विशेष की समस्या हो सकती है, किसी वर्ग विशेष की समस्या हो सकती है। जैसे वर्ग विशेष में महिलाओं की, बालकों की, क्षेत्र विशेष की समस्याएं होती हैं। उसी प्रकार से कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि समाज आधारित जो जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि समाज है जो हम सब इकाइयों को मिलाकर के बनता है, उसमें हमारा परिवार से लेकर के हमारे देश तक सभी को समाज में शामिल किया जाता है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याएं। तो सबसे पहली सामाजिक समस्या है, प्रिय विद्यार्थियों, जातिवाद यानी कि कास्टिज्म। जातिवाद क्या है? समाज में एक सामान्य समस्या है जो विभिन्न जातियों के मध्य घृणा, द्वेष या प्रतिस्पर्धा के रूप में स्वार्थवश प्रकट होती है। यानी कि किन्हीं दो जातियों के मध्य किन्हीं दो जातियों के मध्य किन्हीं दो जातियों के मध्य में जब घृणा का या द्वेष का अथवा प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है तो यह किसका रूप ले लेता है? जातिवाद का। लेकिन दो जातियों के बीच अब सवाल यह है कि आखिरकार इस प्रकार की ये सारे तत्व जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें उन दोनों जातियों का कहीं ना कहीं स्वार्थ अथवा निजवाद छुपा होता है। क्या छुपा होता है? निजवाद। यानी कि वो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरी जो जाति होती है उसके प्रति द्वेष, क्रोध या घृणा आदि को निर्मित करते हैं। परिणामतः इससे हमारे समाज के अंदर जो हमारी एकता है, जो हमारी समरसता है, सौहार्द है, वह विखंडित होता है। इसमें स्वजाति के हितों की पूर्ति करने के लिए अन्य जाति के हितों का हनन होता है। यानी कि हेतुवाद की जो भावना होती है उसके कारण ही दो जातियों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत हितों की सामूहिक हितों के ऊपर प्राथमिकता होती है। जातिवाद में क्या होता है? कोई व्यक्ति जो होता है, व्यक्तिशः अपने हितों को ज़्यादा तरजीह देता है, वह उन पर ज़्यादा प्राथमिकता रखता है बजाय सामूहिक हितों के। यानी कि समाज के हितों की पूर्ति करने की अपेक्षा वे लोग निजी हितों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए यह जातिवाद को और पोषित करता है। अब जातिवाद के कारण क्या है ये देखिए। वस्तुतः परंपराओं और आधुनिकता के मध्य संघर्ष को जातिवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब परंपराओं के और आधुनिकता के बीच में जब संघर्ष होता है तो ये इससे जातिवाद का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जातिवाद का। लेकिन सवाल यह है कि ये जातिवाद तब होगा जब दो जातियों के मध्य में उनकी अपनी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज और आधुनिक दौर की जो नवीन आयाम है, अगर उनके बीच में टकराव है तो इससे जातिवाद का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? जातिवाद का। नेक्स्ट है सामाजिक निषेध तथा वैवाहिक प्रतिबंध के नियम। अब हम समझते हैं कि भाई जातिवाद तो चलो ठीक है कि परंपराओं और आधुनिकता के बीच में जन्म लेता है, ठीक है ना, उन दोनों के संघर्ष के अंदर से जातिवाद का जन्म होता है। लेकिन अब इसके कारण सबसे पहला था सामाजिक निषेध, यानी कि समाज के अंदर कुछ चीजों का प्रतिबंध होता है और उस कारण से जातिवाद पोषित होता है। दूसरा है वैवाहिक प्रतिबंध। विवाह को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते। मूलतः ऐसी परंपरा है, हालांकि अंतरजातीय विवाह होते हैं और इस कारण से भी जातिवाद को बढ़ावा मिलता है कि केवल अपनी ही जाति की ओर ध्यान रखना, अपनी ही जाति के अंदर गुजर बसर करना। दूसरा है दलित वर्ग की नियोग्यताएं, यानी कि जो दलित तबका है या वंचित वर्ग है वो कहीं ना कहीं उनमें वो योग्यताएं नहीं होती हैं, इसलिए उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने से उच्च जाति की तरफ गमन करने का या अपनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तथा सामान्य वर्ग का विशेषाधिकार, वहीं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको उच्च बुद्धि वाले, उच्च कौशल वाले, साथ ही साथ उच्च योग्यताओं वाले माना जाता है, ऐसी मान्यता है। हालांकि तथ्य इसमें नहीं है। तो इसको लेकर के क्या है कि ये बात साबित हुई है
कि निर्योग्यता और विशेषाधिकार के बीच जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, इसकी वजह से भी हमारी जो जाति व्यवस्था है वह पोषित होती है। परंपरावादी समाज तथा समतावादी धर्मनिरपेक्ष राज्य में टकराव होता है। जो परंपराएं हैं उनके अंदर रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें कुरीतियां हैं, और उन कुरीतियों की वजह से आधुनिकता के अंदर जो कुरीतियां अथवा प्राचीन भेदभाव की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मिट गई हैं आधुनिकता के दौर में। लेकिन पुरानी जो प्रथा है, पुराने जो अब भी विचार हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल नहीं हुए हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में टकराव होता है, और टकराव की स्थिति में जातिवाद को पोषण प्राप्त होता है, क्योंकि आधुनिकता जातिवाद को नकारती है, लेकिन प्राचीन परंपराएं आज भी उसको पोषित कर रही हैं, उसको बल प्रदान कर रही हैं। प्रचार, यातायात और संचार के साधन, यहाँ तक कि इन सब के साथ भी जातिवाद आपको दिखाई देगा। नगरीकरण, औद्योगिकीकरण व शिक्षा का प्रसार। जब नगरीकरण ज़्यादा हुआ है, औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है और शिक्षा का अधिकतम प्रसार हुआ है, इससे जातिवाद को बल मिला है कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें यह तय है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद इतना संपोषित नहीं है जितना कि ग्रामीण क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है जाति की राजनीतिक भूमिका। यहाँ तक कि हमारी राजनीति के गलियारों में भी जाति का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। जाति व्यवस्था, वहाँ पर जातिगत समीकरण कार्य करते हैं, जातिगत वहाँ पर टिकट वितरण होता है उम्मीदवारों के लिए। यहाँ तक कि उस क्षेत्र विशेष या जाति विशेष को लेकर के वहाँ पर बजटिंग होती है। यहाँ तक कि उस क्षेत्र विशेष का राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व तय होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वर्तमान शासन व्यवस्था में जाति की अपनी एक भूमिका होती है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख कारण है जिनसे जातिवाद को संबल मिला है। अब हम जानेंगे जातिवाद के प्रभाव, कि जातिवाद के क्या क्या प्रभाव होते हैं, जातिवाद से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे एक तो पहला है राष्ट्रीयता की भावना में ये बाधक है, क्योंकि विभिन्न जातियों और विभिन्न मतों को मानने वाले जब लोग होंगे तो वे कभी भी एकता के सूत्र में नहीं बन सकते, इसलिए ये राष्ट्रीयता की भावना को पोषित नहीं कर पाएगा। दूसरा है जातिवाद से नैतिकता का अभाव उत्पन्न होता है और संकीर्णता का यानी संकीर्ण विचारों की उत्पत्ति या उनका प्रसार होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक कुशलता में बाधक। हम औद्योगिक रूप से कभी भी कुशल कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विभिन्न जाति आधारित उद्योगों की स्थापना होगी तो उसमें भेदभाव होगा, उसमें जाति विशेष को लेकर कई प्रकार के संकीर्ण विचारों का जन्म होगा। वस्तुतः इससे उच्च वर्ग वाले लोग कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्रों में केवल उच्च वर्ग की जातियों को तरजीह देंगे, प्राथमिकता देंगे, इससे निम्न वर्ग के अधिकारों का हनन होगा। नेक्स्ट है अयोग्य जनप्रतिनिधियों का चयन। जातिवाद के कारण कुछ अयोग्य जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका भी चयन हो जाता है जो उच्च वर्ग के होते हैं। हालांकि निम्न वर्ग के कई उच्च कौशल प्राप्त लोगों को इसमें पूर्ण रूप से मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता है, उन लोगों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक हितों की उपेक्षा। समाज के हितों को लेकर के जातिवाद एक बाधक तत्व के रूप में खड़ा होता है, क्योंकि अगर जातिवाद नहीं होगा तो समाज के हितों की पूर्ति होगी, लेकिन जहां जातिवाद है वहां पर समाज के हितों की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जनता का दमन का द्योतक। जातिवाद से क्या होता है, जनता का दमन होता है। वे लोग जो सामान्य वर्गों की अपेक्षा निचले वर्गों से या वंचित वर्ग से या बेसहारा तबके से जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव देखने को मिलते हैं। यह भी जातिवाद का ही प्रभाव है। नस्लीय भावों का जन्म, काला और गोरा, इस प्रकार के भेदभाव यानी कि नस्ल आधारित भेदभाव भी तय कर दिए जाते हैं और जातिवाद उनको संपोषित करता है। विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं का पक्षपात। कुछ सामान्य वर्ग के लोग, मेरा मतलब किसी के ऊपर कोई कटाक्ष करने का नहीं है, मैं सीधे से कह रहा हूं कि जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं या उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जबकि निचले वर्ग या निचले तबके के लोगों को निर्योग्यता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में भी हमारे यहाँ पर जातिवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अगर जातिवाद नहीं हो तो ऊंचा और नीचा वर्ग कोई नहीं होगा, सब बराबर के भाई बहन होंगे। नेक्स्ट है योग्य व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में बाधक। जातिवाद अगर होगा तो योग्य व्यक्ति या इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होंगे वो कभी भी हमारे सामने निकल कर नहीं आएंगे। अगर जातिवाद नहीं है तो सभी को समान अवसर मिलेंगे, और समान अवसर का प्रतिनिधित्व जब होगा तो निश्चित रूप से हमारे सामने उच्च कौशल और बुद्धि से प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो ये था जातिवाद। दूसरा है प्रमुख सामाजिक समस्या नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद, कि
अंधा बाटें सीवनी और अपने को ही देत, यानी कि स्वार्थवश ये कह सकते हैं कि सिर्फ अपनों तक लगाव रखना, दूसरे का वहां पर दूरी बनाए रखना या दूसरे से अलग रहना, इसको हम भाई भतीजावाद की संज्ञा देते हैं। यह भी जातिवाद का ही पर्याय होता है। जिस प्रकार से जातिवाद में अपनी जाति को ही प्राथमिकता दी जाती है, उसी प्रकार से भाई भतीजावाद में अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को ही इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इसमें स्वजनवाद को प्रेरणा मिलती है। अपने ही लोगों को स्वहितों की पूर्ति का यह परिचायक होता है। जहां पर भाई भतीजावाद है, वहां पर खुद के हितों की पूर्ति के बारे में ही सारे कार्य किए जाते हैं, यानी कि खुद के स्वार्थों की पूर्ति के लिए जिस प्रमुख तत्व को प्राथमिकता दी जाती है वह है भाई भतीजावाद। प्रोफेसर रिग्स ने इसकी एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की समाज व्यवस्था में भाई भतीजावाद मौजूद है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि भारत देश अभी विकासशील देश है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे अन्य राष्ट्र हैं जहां पर भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। चूंकि हम अपने देश की कहें, हमारे यहाँ पर भाई भतीजावाद होने की वजह से कई और दूसरी समस्याओं का भी जन्म होता है, जैसे भ्रष्टाचार है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ अन्य राष्ट्रों के अंदर भी यह समस्या देखने को मिली है। इन समाजों के आदर्श और व्यवहार में अथवा कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। वे समाज या वे राष्ट्र जहां पर नेपोटिज्म है, ऐसे राष्ट्रों के अंदर कहीं ना कहीं उनकी सेइंग और डूइंग जो होती है, कथनी और करनी, उनके अंदर एक बड़ा गैप दिखाई देता है, एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। साथ ही साथ उनके जो आइडल्स होते हैं, उनके जो आदर्श होते हैं और उनके जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर, उनके अंदर भी एक बड़ी कमी देखने को मिलती है, बड़ा अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि वे लोग अपने आदर्शों के आगोश में कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से सही कार्य नहीं कर पाते हैं, केवल अब वे अपने आदर्शों को लेकर ही अपना कार्य संपन्न करते हैं। उनका ध्यान व्यावहारिकता की तरफ नहीं होता है। और व्यावहारिकता का सिद्धांत जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने अपना लिया, समझ लीजिए वो कल्याणमयी है। अगर व्यावहारिकता नहीं है, केवल आदर्श हैं, केवल स्तंभ हैं, केवल सिद्धांत हैं, अगर सैद्धांतिक रूप से आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से व्यावहारिकता दूर हो जाएगी और इससे समाज का कल्याण असंभव है। प्रोफेसर रिग्स के अनुसार ये समाज समपार्श्वीय होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। परिवार व वंश आधारित सामाजिक व्यवस्था इनमें पाई जाती है। या तो इनमें परिवार को प्राथमिकता दी जाती है या फिर वंश को प्राथमिकता दी जाती है और इस पर प्रशासनिक प्रभाव लाद दिया जाता है। और इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि किसी परिवार या वंश विशेष पर प्रशासनिक कृपा पात्र का रूप दिखाई देता है। इसमें सामान्य हितों व कानूनों की अपेक्षा संकीर्ण व स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति पाई जाती है। और इस प्रकार के जो समाज होते हैं, उनमें जो सामान्य हित होते हैं और जो कानून होते हैं, उनकी अपेक्षा संकीर्ण विचारधारा और स्वार्थपूर्ण ट्रेंड्स, मनोवृत्तियां पाई जाती हैं। वे लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। वे लोग सिर्फ अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं, बजाय इसके कि वे सामान्य हित और कानूनों का पालन करें। तो इस प्रकार से ये होता है आपका भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म। इसके मूल पदों की अगर हम जाने तो जहां पर नेपोटिज्म होगा, जहां पे भाई भतीजावाद होगा, वहां पर अनैतिकता पाई जाएगी, भ्रष्टाचार पाया जाएगा और सत्ता का दुरुपयोग देखने को मिलेगा। वहां पर नैतिकता का वास नहीं हो सकता, वहां पर भ्रष्टाचार होगा बड़े पैमाने पर और सत्ता का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। यानी कि जब आप अपने लोगों की भलाई चाहते हैं सिर्फ, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरे लोगों को दूर रखना चाहेंगे। तो इस बात का द्योतक है कि आप समाज के अंदर जब भाई भतीजावाद को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमारे समाज का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं भाई भतीजावाद की प्रमुख तथ्य और स्थिति, कि भाई भतीजावाद से संबंधित प्रमुख ऐसे तथ्य, फैक्ट्स कौन से हैं और इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है। भारत में शक्ति संतुलन, प्रतिष्ठा और भाईचारा से प्रेरित भारतीय समाज में इसके प्रमुख तथ्य निम्नानुसार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहरे मानदंडों के आधार पर हम इसको समझेंगे कि जो भाई भतीजावाद होता है वह वर्तमान में जिस प्रकार से भारतीय समाज प्रगतिशील है, उसमें किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। नंबर पहला है, अधिकारियों और बड़े संपत्तिदारों के बीच संबंध का निर्धारण शर्तों पर होता है। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और बड़े बड़े असामी होते हैं, बड़े रुपये पैसों वाले कारोबारी होते हैं, उनके बीच में कुछ शर्तें होती हैं और उनके आधार पर क्या होता है, उनके संबंध निर्धारित होते हैं, उनमें बड़ी लेन देन खरीद फरोख्त होती है। दूसरा है कीमतों का निर्धारण स्वहितवाद प्रेरित
जब उनके बीच में लेन देन होती है, विभिन्न प्रकार की खरीद फरोख्त होती है, तो उनके बीच में क्या होता है, स्वहितवाद को प्रेरणा मिलती है। किसको प्रेरणा मिलती है? स्वहितवाद को प्रेरणा मिलती है, यानी कि अपने ही लोगों को पोषण प्रदान करने की प्रेरणा उनके अंदर व्याप्त होती है। नेक्स्ट है बजटिंग, लेखांकन व कर जमा कराने में भी विसंगति। जो अपने लोग होते हैं या स्वजन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बजटिंग के अंदर प्राथमिकता दी जाती है, लेखांकन में उनको मुख्य स्थान दिया जाता है और कर जमा कराने आदि में छूट प्रदान की जाती है। इससे देश का भला नहीं होता है और वस्तुतः यह इस बात का परिचायक है कि आप देश निर्माण में योगदान ना करके देश के पतन को मजबूत कर रहे हैं। कीमतों का सही निर्धारण न कर अधिकारी वर्ग को कम तनख्वाह देने से भी भ्रष्टाचार का जन्म होता है। और इसका मुख्य तथ्य यह भी जुड़ा हुआ है कि भाई जब नेपोटिज्म पोषित हो रहा है, जब भाई भतीजावाद बढ़ रहा है, तो इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पर एक तो वस्तुओं को लेकर कीमतों का सही निर्धारण नहीं किया गया है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, उसमें बहुत विसंगतियां हैं। दूसरा, हमारे सेवी वर्ग के अंदर जो अधिकारी अफसर काम करते हैं, उनको सही तनख्वाह नहीं देना या उनके कार्य के अनुसार, उनके पद के अनुसार जो तनख्वाह नहीं मिलती है, तो इससे भ्रष्टाचार का जन्म होता है। वे लोग बगले झांकते हैं। बगले झांकने का मतलब यहाँ ये है कि वे लोग कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स और संसाधनों की तलाश करते हैं जिससे कि उनको रुपया पैसा की प्राप्ति हो, और यह अवैध और अनैतिक तरीके से कमाया हुआ पैसा भ्रष्टाचार का रूप माना जाता है। अब हम जानते हैं भारत में भाई भतीजावाद की क्या स्थिति है। भारत में जो भाई भतीजावाद है वह किस प्रकार से, किस स्टैंड पर खड़ा हुआ है। पहला है, केंद्र और राज्यों की राजनीति में भी वंशवाद देखने को मिलता है कि जो राजनेता होते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, वे राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर, अपने ही लोगों को या अपने रिश्तेदारों को राजनीति में आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा है, वंशवाद प्रेरित राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे राजनीतिक पद होते हैं जहां पर आपको कृपा पात्र के रूप में विभिन्न दलों, विभिन्न संगठनों का या समितियों का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसमें वंशवाद की प्रेरणा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, वंशानुगत निर्वाचन उम्मीदवारी व पदों का आवंटन। वंश के आधार पर ही किसी भी चुनाव के अंदर आप देख सकते हैं, चुनाव के अंदर भी उम्मीदवार तय कर दिए जाते हैं जो पूर्व में रहे हुए उम्मीदवार के वंशज होते हैं। तो इस प्रकार से यह देखने को मिलता है कि वंशवाद के कारण भी भाई भतीजावाद को संपोषण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, संवैधानिक संस्थाओं में पदों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। कुछ संवैधानिक पद होते हैं जहां पर राज्यों के सीएम अथवा देश के पीएम के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, और इन संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं निजवाद दिखाई देता है, उनमें अपने लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और ऐसे में हम कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि देश वास्तव में प्रगति कर सकेगा। नेक्स्ट है, सत्ताधारी दलों के द्वारा विभिन्न अप्रिय घटनाओं को बढ़ावा देना। जो राजनीति होती है, राजनीति में जो सत्ता में होती है पार्टी, उस दल के द्वारा बहुत सारी ऐसी विध्वंसकारी घटनाएं होती हैं जिनसे समाज का पतन होता है, उनको प्रेरणा दी जाती है। यानी कि झगड़ा बलवा करवा देना, कहीं पे हिंसा करवा देना, आगजनी करवा देना, तोड़फोड़ करवा देना, ठीक है ना, लूटपाट करवा देना। तो ये सारी चीज़ें हमारी राजनीति के द्वारा गैर और अनैतिक तरीके से कारित किए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे समाज का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पतन होता चला जाता है। तो वर्तमान में भारत में जो भाई भतीजावाद है उसकी यह स्थिति देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे कि भाई भतीजावाद के कारण क्या होते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। पहला तो है असंतुलित राजनीतिक विकास, कि राजनीति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित राजनीतिक विकास किया जाता है, उसमें सही से बजटिंग व्यवस्था नहीं होती है, सही से उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है कि किस क्षेत्र का किस तरीके से विकास किया जाए, बल्कि खुद या स्व क्षेत्र को इसमें ज़्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है। नेक्स्ट है अशिक्षा व परंपरावाद। हमारी परंपराओं से हम बंधे हुए हैं, हमारे यहाँ पर अब भी अशिक्षा का बोलबाला है, इससे स्वहितवाद को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारियों के विवेकाधिकार। जब प्रशासनिक अधिकारियों को स्वविवेक के अधिकार मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में वे लोग कुछ ऐसे कारनामे कारित कर जाते हैं जिससे कि हमारे समाज में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। प्रशासन में गोपनीयता व आरटीआई की जानकारी का अभाव होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो भाई भतीजावाद का कारण बनता है। एक तो प्रशासन में कॉन्फिडेंशियल जो गोपनीयता होती है, गोपनीय जो चीज़ें होती हैं उनका खुलासा कर दिया जाता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गोपनीय चीज़ों को लीक कर देते हैं,
दूसरा है आरटीआई की जानकारी का अभाव है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, जो 2005 में लागू हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम, अभी उसकी जानकारी लोगों तक पूर्ण रूप से नहीं है, या अगर उनको सिर्फ इतना पता है कि आप किसी भी विभाग से किसी भी अधिकारी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए या कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह भी एक कारण है जिससे भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चरित्र का नागरिकों में अभाव होना, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना थोथे रूप में, पाखंड रूप में नहीं होनी चाहिए। एक मजबूत तरीके से राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीय प्रेरणा का भाव या संचार होना चाहिए, जिसका अभाव है। भौतिकवाद, स्वार्थ से नैतिकता का अभाव, भौतिकवाद का यहाँ पर बोलबाला है, और स्वार्थ से जो नैतिकता होती है उसमें कमी होती चली जा रही है। मनुष्य अपने भौतिक पदार्थों की पूर्ति के लिए स्वार्थवश तरीके से जो नैतिकता है उसको भूल रहा है। इससे भी हमारे यहाँ पर जो भाई भतीजावाद है वह और मजबूत सशक्त हुआ है। अब इसमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है? सबसे पहला तो हमें प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत और संगठित और सुधार करना होगा। कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जिनको हमें और मजबूती के साथ में उनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा है पारदर्शिता, पारदर्शिता जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो वह बहुत ही गोपनीय हो, उसमें किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं हो, किसी भी प्रकार से लीकेज पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है नैतिकता का विकास। हमारे सेवी वर्ग में लगा करके निचले स्तर से ऊपर स्तर तक के अधिकारियों तक हमारे को उनमें नैतिकता के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसी मैनेजमेंट क्लासेज होनी चाहिए ताकि उनको यह सिखाया जाए कि वे बेहतर प्रबंधन नैतिकता और ईमानदारी के साथ कैसे करेंगे। जन अभियोग तंत्र की मजबूती और जनता की शिकायतों को सुनने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम तैयार किए जाएं जिससे जनता अपने पक्ष को रख सके और उनको त्वरित न्याय की प्राप्ति हो सके। और नेक्स्ट है सूचना के अधिकार की मजबूती। हमारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसे हमारे द्वारा बहुत सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। उसे लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उनको ये बताना होगा कि उनके क्या क्या अधिकार हैं शासन और प्रशासन में, वो किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने के लिए वो कैसे कृत संकल्प होंगे। यह जानकारी, इस प्रकार की जागरूकता उनके बीच में प्रचारित और प्रसारित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है भाई तीसरा है क्षेत्रवाद, यानी कि रीजनलिज्म, जिसमें क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता दी जाती है, क्षेत्र विशेष के हितों के लिए कार्य किया जाता है। तो क्षेत्रवाद में अनेक प्रांतों में सीमा विवाद की समस्या है, यह भी जो क्षेत्रवाद को बलवान बनाती है। विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों से हितों के बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय शक्तियों को बल मिला है। इससे राष्ट्रीय एकता और विविधता खतरे में पड़ गई है। और विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनमें हितों के बंटवारे को लेकर, हितों के टकराव के लेकर जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनको बल मिला है। इससे राष्ट्रीय एकता और जो हमारी विविधता है वह खतरे में पड़ने लगी है, क्योंकि जब कोई दो प्रांतों के बीच में नदी जल को लेकर टकराव हो सकता है, सीमांकन को लेकर टकराव हो सकता है, संसाधनों को लेकर टकराव हो सकता है, ठीक है ना। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विभिन्न प्रांतों अथवा राज्यों के बीच में टकराव हो सकता है। इससे क्या होता है, उनमें क्षेत्रवाद की भावना बलवती होती है। परिणामतः हमारे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। वस्तुतः विविधताओं से परिपूर्ण भारतीय समाज में विभिन्न राज्य, भाषा और समुदाय हैं। ये हम जानते हैं कि भारत को विविधताओं में एकता वाला राष्ट्र इसीलिए कहा जाता है। क्षेत्र विशेष के प्रति समर्पण और भावनात्मक लगाव तथा अन्य के प्रति पृथकता व भेद का भाव ही क्षेत्रवाद का परिचायक होता है। एक क्षेत्र विशेष या प्रांत विशेष के प्रति आप लगाव रखते हैं, भावनात्मक, उसके प्रति आपका समर्पण है, उसके प्रति आप हित का कार्य करते हैं। वहीं जो दूसरा प्रांत है या दूसरा क्षेत्र है उसके प्रति आप पृथकता का भाव अपनाते हैं, उसके प्रति आपका भावनात्मक लगाव नहीं है, साथ ही साथ आप उसके साथ भेदभाव करते हैं या संसाधनों का सही से आवंटन नहीं करते हैं, संसाधनों का आवंटन सही से नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और क्षेत्रवाद और मजबूत होगा। इससे क्षेत्रवाद की भावना और ज्यादा बलवती होती है। क्षेत्रवाद की जो अवधारणा है इसमें स्थानीयतावाद छुपा होता है, यानी कि स्थानीय तत्वों या प्रेरक तत्वों को जन्म मिलता है।
पृथक्करण की भावना होती है, अलगाव की भावना होती है, अलग थलग होने की जैसी भावना दिखाई देती है स्पष्टतः। अब हम इसको वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जानते हैं कि क्षेत्रवाद की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो पहला तो है राष्ट्रीय एकता के नाम पर सभी इकाइयों पर समान राजनीतिक प्रतिमानों का थोपना। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के नाम पर जितनी सारी इकाइयां होती हैं उन पर समान राजनीतिक प्रतिमानों को थोपने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। इससे परिणाम क्या होगा, हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है उनका जन्म होता है। जब आप बेवजह किसी राजनीति से प्रेरित काम को किन्हीं वर्गों पर थोपने का या क्षेत्र विशेष पर थोपने का कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है उनका जन्म होता है। जैसे हाल ही में हमने जम्मू कश्मीर में देखा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है। वहां पर क्या हुआ कि राजनीतिक प्रतिमानों को थोपने का प्रयास किया गया, राजनीति से प्रेरक तत्वों का जन्म हुआ और ऐसे किसी दूसरे दलों को किनारे करना अथवा उनके साथ में विभिन्न ऐसी घटनाएं करना जिससे समाज की संस्कृति और एकता को चोट पहुंचती है। इससे क्या हुआ, वहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन उठ खड़े हुए, उन्होंने आवाज उठाई। हालांकि यह सही और गलत हम यहाँ पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आप उसका परिचय दे रहे हैं। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था में अधिकाधिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक आंदोलन होते हैं। दूसरा क्या होता है, क्षेत्रवाद का जन्म इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था जो है, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता पाने के लिए वे बजट का अधिकाधिक स्वायत्तता के साथ प्रयोग कर सकें, वे अपने खुद के निर्णय खुद राज्य ले सकें। इसको लेकर के भी विभिन्न राजनीतिक दलों में आंदोलन की बयार फूट पड़ी है। नेक्स्ट है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए पृथक्करण की नीति। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक जो स्वार्थ होते हैं उनकी पूर्ति के लिए भी पृथक्करण की नीति अपनाने पर बल दिया गया है। और ये जो पृथक्करण की नीति है ये भाषाई आधार पर हो सकती है, स्थानीय नेतृत्व को लेकर हो सकती है, आर्थिक और राजनीतिक हितों को लेकर हो सकती है तथा सत्ता का उल्लंघन को लेकर हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वे कई आयामों पर निर्भर करती हैं। जैसे किसी राज्य अथवा प्रांत विशेष में भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, स्थानीय लीडरशिप लोकल लीडरशिप के आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक हितों के आधार पर भी इस प्रकार के पृथक्करण या अलगाव की नीति देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार क्षेत्रवाद की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रीयता के कारण क्या है। भारत में क्षेत्रीयता के क्या क्या कारण है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि क्षेत्रीयता ने बड़े पैमाने पर अपने आप को मजबूत किया है। इसके तीन प्रमुख कारण हम यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला क्षेत्रीयता का कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा कारण है आर्थिक कारण और तीसरा कारण है सामाजिक कारण। इस प्रकार से तीन प्रमुख कारण हैं जिनसे क्षेत्रवाद मजबूत हुआ है। राजनीतिक कारणों में जानते हैं केंद्र द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता में भेद। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो सहायता प्रदान की जाती है, जो बजट आवंटन किया जाता है, उसमें भेदभाव होता है। इस कारण से क्षेत्रवाद पनपता है। नेक्स्ट है प्रदेशों द्वारा अधिकाधिक खाद्यान्न की मांग। विभिन्न प्रांतों के द्वारा अधिकाधिक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अधिकाधिक केंद्र सरकार से मांग की जाती है, जिसका कई जगह औचित्य होता भी है, कई जगह नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रांतों की सीमा का निर्धारण। ये भी एक बड़ा कारण है, राजनीतिक कारण है। प्रांतों की सीमांकन को लेकर, उनकी सीमाओं के निर्धारण को लेकर आपस में टकराव हुआ है। नदियों के जल को लेकर भी कई बार विवाद होते रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, भारत में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को लेकर नदी जल बंटवारे को लेकर टकराव हुआ है। तो इस प्रकार से भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक ग्रुप में ही क्षेत्रीय दबाव समूह का जन्म। क्षेत्र विशेष में या प्रांत विशेष में कुछ ऐसे दबाव समूह जन्म ले लेते हैं जिनसे हमारी राजनीति के ऊपर प्रेशर आता है और क्षेत्रवाद और ज्यादा मजबूत होने की ओर अग्रसर होता है। जैसे क्षेत्र के विशेष के विकास को लेकर आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए दबाव बनाया जाता है कि भी किसी क्षेत्र का आप विकास करें। जैसे कई बार ऐसा देखने में मिला है, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मांग हुई है, जो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें तय किया गया कि आप जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि वह अपना विकास कर सके। यह भी क्षेत्रवाद को मजबूत कर रहा है। जैसे राजस्थान राज्य, इसको विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। वस्तुतः क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक विकास व वितरणात्मक न्याय को सही स्तर पर प्राप्त करने
और संसाधनों के उचित दोहन के लिए दबाव बनाया जाता है। जी बिल्कुल, राजनीतिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्र विशेष के विकास करने के लिए जो दबाव बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ का आर्थिक विकास और सशक्त हो और वितरणात्मक न्याय प्राप्त हो। वितरणात्मक न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार पर सभी लोगों को रोजगार के, अपनी आजीविका कमाने के अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट है विदेशी सहायता, पूंजी, तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता की विषमता ने भी क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि की है। भाषावाद, संस्कृति व सांस्कृतिक कारणों ने भी क्षेत्रवाद की भावना को बलवती किया है। अब क्षेत्रीयता के कारण क्या क्या हैं? जैसे क्षेत्रीयता के कारण कुछ क्षेत्र विशेष में लेकर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे रीजन्स है, कुछ ऐसे प्रांत हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो वे कौन कौन से हैं? पहला है जैसे पंजाब हरियाणा के मध्य चंडीगढ़ को लेकर विवाद है। इसी प्रकार से कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य बेलगांव को लेकर विवाद है। इसी प्रकार से तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य केसरगढ़े को लेकर विवाद है। केसरगढ़े को लेकर विवाद है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के समीपवर्ती क्षेत्रों को लेकर, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको लेकर विवाद लंबे समय से चलता रहा है। ठीक इसी प्रकार से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य नदी जल का विवाद है। ठीक है ना। नागालैंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा में बढ़ती हुई हिंसक प्रवृत्तियां काफी लंबे समय से वहां पर एक विशेष प्रांतों की मांग को लेकर, विशेष राज्यों के दर्जे को लेकर के जो छोटे छोटे राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर में, उनके अंदर भी बहुत सारी झड़पें होती हैं, हिंसक घटनाएं जन्म लेती हैं, या बड़े पैमाने पर झगड़ा हो जाता है। ठीक है ना, या लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसको लेकर के वहाँ पर आपसपा जैसे कानून भी लगाए गए हैं। तो इससे यह तय है कि इन सबसे क्षेत्रीयता का जन्म बड़े पैमाने पर हुआ है। अब क्षेत्रीयता के कारण कौन कौन से प्रभाव या उसके क्या परिणाम होते हैं? जब क्षेत्रीयता आपके सामने जन्म ले देती है, जब क्षेत्रीयता बड़े पैमाने पर बढ़ रही होती है, तो उससे हमारे समाज में उसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? पहला तो है क्षेत्रीयता की भावना का प्रसार और प्रसार होता है। दूसरा, अंतर क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रों के मध्य तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा है भाषावाद व अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक आर्थिक मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव होता है, भाषा विशेष को लेकर या अन्य दूसरे मुद्दों को लेकर। नेक्स्ट है प्रांतों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग उठने लगी है। जब क्षेत्रीयता बढ़ जाएगी, क्षेत्रीयता और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तो क्या होगा? प्रांतों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती है कि हमें और ज्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि हम अपने हितों को पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट है प्रांतीय विखंडन की प्रेरणा। इससे प्रांतों के टूटने का या राज्यों के टूटने का खतरा होता है। जैसे कई बार उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग उठी है, तो इस प्रकार से और नवीन राज्यों की मांग उठती है। नेक्स्ट है आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा पार अवैध गतिविधियों में वृद्धि होती है। जब हम आंतरिक रूप से मजबूत या संगठित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर आतंकवादी, उग्रवादी और सीमा पार अवैध जो गतिविधियां हैं या जो ताकतें हैं उनमें वृद्धि होती है, उनको प्रोत्साहन मिलने लगता है। अब हम जानेंगे क्षेत्रवाद की समस्या के निदान क्या हों। भाई क्षेत्रवाद की समस्या को आप मिटा कैसे सकते हैं, कैसे मिटाया जा सकता है? तो सबसे पहला है सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए, जिससे आर्थिक क्षमता की स्थापना हो और टकराव की स्थिति ना बने। पहली बात तो क्या है? सभी आर्थिक क्षेत्रों का समान विकास होना चाहिए, उनके बीच में समान रूप से आर्थिक समता की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक समता की उनके बीच में स्थापना होनी चाहिए। उन सभी को रोजगार के, विकास के बराबर अवसर मिलने चाहिए, इससे वहां पर टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। दूसरा है समान आर्थिक सुविधाओं का वितरण। आर्थिक जो सुविधाएं होती हैं उनका समान रूप से वितरण होना चाहिए। जो संसाधन होते हैं उनका बराबर न्याय, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा पर वितरण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हितों के अनुरूप मांगों का निस्तारण होना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं, कौन से तत्व हैं जिससे हमारे राष्ट्रीय हित मजबूत हों, उसके अनुरूप मांगों का निस्तारण कर देना चाहिए। सभी भाषाओं का अंतर्राज्यीय समामेलन और कुछ ऐसे समामेलन या सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए जहां पर विभिन्न बहुरंगी संस्कृतियों को एक मंच पर लाया जा सके, उनके बीच में उनका परिचय हो, उनके बीच में ऐसे समागम हो, उनके बीच में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि एक दूसरी संस्कृति को समझने और सीखने का मौका मिले। दूसरा, राष्ट्रभाषा हिंदी का समान पाठ्यक्रम में शामिल करना, यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष के तमाम राज्यों के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक स्तर पर अहिंदी भाषी राज्यों में शंकाओं को दूर करना। साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ है, यह मनोवैज्ञानिक दबाव है कुछ दक्षिणी राज्यों के अंदर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है, वहां पर हिंदी भाषी लोग कम है या है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के मन के अंदर एक शंका है, एक भय है, एक आतंक है कि किस प्रकार से वे हिंदी को अपनाएं। इस शंका को दूर करने के लिए सरकार को राज्य स्तरों पर और केंद्र स्तर पर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त कर सहनशीलता के अंदर वृद्धि की जानी चाहिए। जो क्षेत्रगत जो विषमताएं हैं जो पनपी हुई हैं उनको समाप्त करने का राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए और सहनशीलता टॉलरेंस की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि सहनशीलता का विकास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रीयता को दूर करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है विरोधी दलों के द्वारा राज्यों में पक्षपातपूर्ण नीति को न अपनाया जाए। जो विरोधी दल होते हैं वो राज्यों के अंदर पक्षपातपूर्ण नीति को अपनाते हैं, यह काम नहीं होना चाहिए। जैसे किसी प्रांत के अंदर कांग्रेस की या अन्य किसी क्षेत्रीय दल की सरकार हो और संघ स्तर पर बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या यूं कहें कि किसी प्रांत अथवा संघ के बीच में जब अलग अलग सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा सरकार चलाई जा रही हो तो उसमें भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों के मध्य सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है समान रूप से प्रतिनिधित्व होना, समान रूप से प्रतिनिधित्व होना, यानी कि प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र को बराबर रूप से, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर क्या चलता था, पहले यहाँ पर योजना आयोग था, उसके स्थान पर किसका निर्माण किया गया, नीति आयोग का, और नीति आयोग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि सभी राज्यों को और सभी क्षेत्रों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी बात कहने का, अपनी मांगे रखने का, अपने सुझाव और राय देने का बराबर हक दिया गया है। यही सहकारी संघवाद की प्रेरणा अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता को स्थानीय स्तर पर समर्थन न दिया जाए, और जो क्षेत्रीयता होती है उसको स्थानीय स्तर पर समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि विकासात्मक राजनीति की पहल होनी चाहिए कि जो राजनीतिक दल विकास की बात करेंगे, जो विकास को वास्तविकता में धरातल पर लेके आएंगे, उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको हमें प्रेरणा देनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा क्षेत्रीयता। अब हम पढ़ेंगे तस्करी के बारे में।